18 साल की एक लड़की बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में पढ़ती थी। उसको छात्रवृत्ति दी जानी थी, लेकिन सिस्टम में उसकी सुनवाई नहीं हो सकी। अफसर उसे टालते रहे, फाइल यहां से वहां घूमती रही। आखिरकार लड़की ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। लेकिन उसने जो सुसाइड नोट लिखा है वो हिला देने वाला है। वो बताता है कि किस कदर वो हताश और परेशान थी। उत्कर्ष, ये मामला क्या है और अब इसमें क्या कार्रवाई हो रही है? दुखद घटना है वरुण, और जैसा आपने भी कहा था कि ऐसी घटनाओं से उस सिस्टम की पोल खुलती है। उस पूरे आप बात कर लीजिए कि फीडबैक होता है, नहीं होता है, तमाम बयान देते रहिए, लेकिन जब ऐसी घटना आती है, आप उस सुसाइड नोट को नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप अनुमति दें तो मैं उसकी कुछ लाइनें पढ़ दूं और उससे जी। वो घटना की स्पष्टता आएगी। जी। संजना उस व्यक्ति का नाम था, 18 साल की उम्र थी। गुरुवार देर रात को उन्होंने कदम उठाया है, और उन्होंने जो सुसाइड नोट है, वो कहीं न कहीं ना उस पूरे सिस्टम की मार को दर्शाता है। उन्होंने लिखा है, उसकी से कुछ लाइनें जो मैं पढ़ना चाहता हूँ कि मैं ये नोट इसलिए लिख रही हूँ, ताकि पता चल सके कि आखिरकार मैंने ये कदम क्यों उठाया। मेरी छात्रवृत्ति 28,000 रुपए आनी थी, मगर नहीं आई। कॉलेज में सबकी आ चुकी है। मैं इसके लिए यानी उस छात्रवृत्ति को पाने के लिए विकास भवन तक हो आई। वहाँ मुझे बोला गया तुम्हारे आधार कार्ड की फीडिंग नहीं है। बैंक जाने पर उनको पता चला कि आधार फीडिंग पहले से हो चुकी है। 2 महीने में स्कॉलरशिप के आने की बात कही गई। वो विकास भवन अपनी माँ के साथ गई थी। उन्होंने लिखा है कि मैं विकास भवन अपनी मम्मी के साथ गई। मम्मी की तबीयत खराब थी, लेकिन मैं उनको लेकर फिर भी गई। अंदर से घुटन होने लगी, बहुत मेहनत की थी। हो सके तो माफ कर देना इस कदम के लिए। अब ये बताता है कि आखिरकार वो लड़की किस कदर परेशान थी। 28,000 रुपए की छात्रवृत्ति आनी थी, और जब आप गरीब घर से होते हैं, 28,000 रुपए हो सकता है कई लोगों को लगे कि छोटी रकम है, कई लोगों को लगे बड़ी रकम है, लेकिन संजना के लिए ये रकम इतनी बड़ी थी कि उन्होंने इसको जीवन और मरण का सवाल बना लिया। अ, ये जो जानकारी अब तक मिल पाई है, जो आप पूछ रहे थे, इस बारे में कुछ जानकारियाँ जो मैंने जुटाई वो ये, जो कहा जा रहा है कि किसी भी विभाग या निदेशालय, मतलब छात्रवृत्ति विभाग या निदेशालय स्तर से वो छात्रवृत्ति नहीं रुकी थी। ऑनलाइन अपना फॉर्म संजना ने खुद भरा था, और जो ये फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है, कॉलेज स्तर से चेक होता है, और उसके बाद उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आगे बढ़ाया जाता है। कहा ये भी जा रहा है कि छात्रवृत्ति कमेटी ने अपना अनुमोदन यानी कि जो अप्रूवल होता है वो करके इसको आगे बढ़ा दिया था, और जो निदेशालय है यानी कि जो पूरा का पूरा इस मामले में जिसके विभाग के पास बजट होता है, निदेशालय ने भी धनराशि बैंक में अपनी ओर से रिलीज कर दी थी, मतलब जो उम्मीदवार के नाम पर या संजना के नाम पर। अब उसके बाद जो जानकारी आई है कि वो ये कि अब ये ऑनलाइन के जरिए जानी थी, और एनपीसीआई सर्वर में, मतलब जिस सर्वर के जरिए पूरी की पूरी जानकारी जानी चाहिए, फीड बताया, मतलब आधार और जो उनकी बैंक अकाउंट है उसमें लिंक नहीं बताया, और ट्रांजैक्शन फेल करार दे दिया। 31 मार्च को जब वो छात्रवृत्ति, मतलब वो पूरा का पूरा जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन था वो फेल हो गया, तो ये पूरी की पूरी जो छात्रवृत्ति थी, 31 मार्च उसकी डेट थी कि जब तक आ जानी चाहिए थी, और इसलिए उन्होंने लिखा कि वो 2 महीने से चक्कर काट रही थी। वो पूरी की पूरी रकम वापस निदेशालय में चली गई। जिला पिछड़ा वर्ग के जो कल्याण अधिकारी हैं केपी सिंह, ये उनका वर्जन है जो इस पूरे घटना पर उन्होंने बताया है। लगातार ये बात बताई जा रही है, चाहे वो कुल सचिव की बात हो, अगर उनका भी कोर्ट में बढ़दू विनय कुमार सिंह है, उन्होंने बोला कि वही फॉर्म फॉरवर्ड कर दिया था, उसका सत्यापन भी हो गया था, पोर्टल पर भी वहां से चला गया था, कहीं से कोई आपत्ति नहीं आई थी। यानी डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि डिपार्टमेंट की ओर से पैसे रिलीज हो गए थे, टेक्निकल फॉल्ट था, और जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होना था वो नहीं आ पाया। लेकिन वो जो चिट्ठी बताती है कि अगर कोई, और उसमें उसमें बहुत सीधी बात ये है वरुण की, अगर कोई एक उम्मीदवार या कोई एक छात्रवृत्ति पाने वाली अ, विद्यार्थी, कोई एक लड़की 18 साल की उम्र है, अगर किसी टेक्निकल ग्लिच का शिकार हो रही है, तो अधिकारी आखिरकार बैठे क्यों हैं? अगर कोई लड़की, आप ये अपेक्षा कर रहे हैं कि वो ऑनलाइन फॉर्म भर दे, वो ऑनलाइन कागज सारे जमा कर दे, वो डिफेक्टो अपना एरर खुद ढूंढ ले, गड़बड़ी खुद ढूंढ ले, फिर वो खुद ठीक कर दे, तो फिर वहां पर तमाम लोग जो पूरे सिस्टम और अगली अगली प्रोसेस का हिस्सा है, उनकी जरूरत क्या है? मतलब मैं बतौर पत्रकार भी सवाल पूछता हूँ, फिर वो क्या कर रहे थे जब उस लड़की ने अपनी शिकायत बताई? क्या कोई ऐसी प्रोसेस नहीं हो सकती थी, कोई इस फॉर्म को दोबारा नहीं भर सकता था? क्या कोई बैकएंड से उसमें चेंज नहीं हो सकते थे? अगर मान लीजिए आधार कार्ड स्कैन नहीं हो पाया, लिंक नहीं हो पाया, आधार के नंबर से लेकर तमाम चीजों पर कोई तकलीफ रही, तो खास तौर पर जब कोई 2 महीने चक्कर काटा हो, अगर आपने पहली बार में आपने आपके यहाँ कार्यालय पहुंचे, आपने बता दिया कि एरर है,
मान लीजिए हम ये मान लें कि ठीक है, आपने फीडबैक दे दिया और उसको ठीक क्यों नहीं किया गया। लेकिन अगर 2 मिनट तक कोई चक्कर काट रहा है, वो फॉर्म रोज़-रोज़ उसको नहीं ठीक किया जा सकता, उसको नहीं खोला जा सकता, उस लिंक को नहीं ओपन किया जा सकता। तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं जो कई बार ऑनलाइन प्रक्रियाओं में लोगों को जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। जो सक्षम अधिकारी, जो सक्षम लोग उन जटिलताओं को दूर करने के लिए बैठे हैं, आखिरकार उन्होंने क्या किया? जवाबदेही की जहाँ तक बात है, जो आपने सवाल में पूछा कि अब क्या हो रहा है? अ, बहुत सीधी बात मैं बोलूँगा कि हर कोई अपने हिस्से से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है। 2 वर्ज़न मैंने आपके सामने पढ़ दिए। दोनों के दोनों वर्ज़न ये है कि देखिए हमारी ओर से सब कुछ ओके था, जबकि उनकी ओर से उस पूरे वर्ज़न को आप दोबारा पढ़ लीजिए तो ये भी समझ नहीं आता कि उनको उसमें करना क्या था। उस संजना ने उस लड़की ने अपना फ़ॉर्म भरा, फ़ॉर्म ऑनलाइन चेक हुआ, चेक होने के बाद उसने ओके कर दिया। और अगर फॉर्म में कोई गड़बड़ नहीं थी, ट्रांज़ैक्शन में गड़बड़ थी, जैसा कि मैंने आपको जो पहला वर्ज़न पढ़ा जिसमें बात सामने आ रही है, तो क्या उस फॉर्म के आधार पर ऑफ़लाइन ट्रांज़ैक्शन नहीं किया जा सकता था? या चेक अगर उन्हीं खाते के नंबर पर जमा कर दिया जाता, ट्रांज़ैक्शन तो खाते से खाते का ही होता। वो ऑनलाइन ना होता, वो ऑफ़लाइन हो जाता, लेकिन वो खाते का ही ट्रांज़ैक्शन होता। एक ज़माने में जब ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन नहीं होते थे, क्या लोगों को उनके बैंक अकाउंट के नाम पर जो हम लोग बोलते हैं डबल साइन या डबल मार्किंग के चेक क्या नहीं मिलते थे? जिसको आप कैश नहीं करा सकते, आप विथड्रॉ नहीं करा सकते। ये सब कुछ हो सकता था, लेकिन सिस्टम जैसे काम करता है, संजना का जो केस है, ये कुछ उदाहरण ही का सिस्टम कैसे काम करता है, जहाँ किसी पीड़ित से अपेक्षा की जाती है कि वो अपना फॉर्म खुद भरे, किसी पीड़ित से अपेक्षा की जाती है कि वो तमाम चीज़ों को करे और बाद में जब वो हताश निराश होते हैं, ऐसे फैसले होते हैं। गुरुवार देर रात की घटना है, अभी वर्ज़न सामने आया, मुझे लगता है 1-2 दिनों में कुछ कार्रवाइयाँ होंगी, कुछ चीज़ें होंगी, लेकिन इससे क्या सिस्टम में बदलाव आएगा, ज़्यादा बड़ा सवाल बतौर पत्रकार हम ये पूछते हैं और वो आता नहीं दिखाई देता है। ऐसे कई उदाहरण हमने पिछले कुछ समय में सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, देश के अलग-अलग हिस्सों में देखे हैं। लेकिन सिस्टम में बदलाव आए, तो शायद हम ये माने कि सिस्टम ने कुछ सीखा है। आप इस पूरी घटना पर, इस पूरे केस में कुछ वापस नहीं ला सकते। जो नुकसान हुआ है, उसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। जो हो सकता है वो ये कि सिस्टम में अगर फ्लॉ है तो उनको दूर किया जाए, अगर सिस्टम में दिक्कतें हैं तो उन्हें ठीक किया जाए और वो अधिकारी जो 2 महीने तक उस लड़के को घुमाते रहे, जिन्होंने जो सक्षम अधिकारी थे, इस दिक्कत को ठीक करने के, मदद करने के, वो पैसे ट्रांज़ैक्शन कर पाने में, जिनके पास ये आधिकारिक रूप से ताकत थी कि ठीक है, अगर मामला है, फॉर्म सही है, कागज़ सही हैं, वो पैसों को किसी और तरीके से जारी कर दें, किस्त को जारी कर दें। उन्होंने अगर अपनी भूमिका नहीं निभाई तो उनकी ज़िम्मेदारी तय होनी चाहिए वरुण। बिल्कुल। उत्कर्ष हम ज़रूर चाहेंगे कि ज़िम्मेदार लोग इस बात को सुनें, देखें इस वीडियो को और सिस्टम में वो सुधार हो, पीड़ित परिवार को ज़रूर कुछ मदद मिले। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना